अब अभी कल ही तो बोला था पढ़ने को, तो अगर हम फिनोथायजीन्स भी बोलेंगे तभी तो हमें याद रहेगा ना। अगर हम पहले ही उसमें बोल रहे हैं कि D2 ब्लॉकर्स में सिर्फ ऐसे डायरेक्टली ब्यूटारोफिनॉन, फिनोथायजीन्स ये सब बोलना है, तभी तो हमें याद रहेगा। ऑलराइट, बैठ जाओ। तो अब अपन एक और पढ़ते हैं, दैट इज वी स्टडीड D2 antagonist and 5-HT3 antagonist. So today we will be studying motilin receptor agonist. मोटिलिन जैसे नाम से है ना, इट इंक्रीजेज द GI मोटिलिटी। तो इसमें आता है एरिथ्रोमाइसिन। क्या होता है एरिथ्रोमाइसिन? हमने पहले पढ़ा है। वाह, एंटीबायोटिक, क्या बात है, फार्मा में पढ़ा था। आ जाओ, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है। और क्या खास बात है इसकी? एंजाइम इनहिबिटर है ये, माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर भी है। एरिथ्रोमाइसिन ओनली। सो एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरेथ्रो एंड ओलियंडोमाइसिन। मोटिलिन क्या होता है? एक पॉलीपेप्टाइड होता है GIT में, विच इज सिक्रीटेड बाय एंटेरोक्रोमैटिन सेल्स, और ये अपर GIT को उसकी मोटिलिटी बढ़ाता है। LES की टोन, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन बढ़ाता है, तो रिफ्लक्स नहीं होएगा, एंड फैसिलिटेट फेज 2 एक्टिविटी। तो मेनली इसे यूज कहाँ करते हैं? ऐसे यूज नहीं करते हैं कि मोशन सिकनेस में यूज कर लिया मॉर्निंग में। इट इज यूज इन डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस, डायबिटिक लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज मेलाइटिस में डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है। वो न्यूरोपैथी में कई बारी पैरेसिस मतलब पैरालिसिस, तो गैस्ट्रोपेरेसिस, स्टमक की मोटिलिटी जब अपनी खराब हो गई है तो इसीलिए वॉमिटिंग माइट अकर, तो ये वहां पर मोटिलिटी बढ़ाएगा। मोटिलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं ये सारे, पर इनका डिसएडवांटेज क्या है? एक तो समटाइम्स व्हाट दे कॉज, क्योंकि ये मोटिलिटी बढ़ा देते हैं ना, तो ये डंपिंग करा देते हैं फूड की स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन बीइंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज अ प्रॉब्लम। हम इसको नॉन इन्फेक्टिव कंडीशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। तो इसी वजह से ये ज्यादा यूज नहीं होती हैं। जो हम मेनली जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो कौन सी एंटीएमेटिक्स है? यस, 5-HT3 एंटागोनिस्ट लाइक ऑन्डेंसेट्रॉन एंड, अरे हो गया वो क्लास। उसके अलावा और कौन सी यूज करते हैं? डॉमपेरिडॉन हम प्रेफर करते हैं। ओके, आर्यन खड़े हो। अगर कोई पेशेंट को लीवोडोपा से नोजिया वॉमिटिंग होती है, लीवोडोपा से होती है, सब मानते हैं ना, उसको तुम कौन सी ड्रग दोगे? एंटीएमेटिक। लेट्स हिम आंसर फर्स्ट। आप बताओ पास करो। समझ, लीवोडोपा कहाँ देते हैं? आप सब आ जाए, आप बोलो, लीवोडोपा कहाँ देते हैं? आप बताओ, आप बताओ। पार्किंसोनिज्म में क्या दोगे एंटीएमेटिक इफेक्ट के लिए? Why not metoclopramide? चुप रहो। नहीं, क्यों हो? ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर दिया तो क्या होगा? तो रोक देगा, तो हम metoclopramide दे देते हैं। डॉमपेरिडॉन क्यों दे रहे हो? नो, यू आर लेट। आप बताओ, येलो टी शर्ट, कारण क्या है? सही बोल रहा है वो, डॉमपेरिडॉन देंगे, metoclopramide क्यों नहीं देंगे? कौन से साइड इफेक्ट? वो पर्पल पीछे। अरे आप लेट हो चुके हैं, हैं? क्या तुम मतलब इतने, कितनी उम्र है तुम्हारी जो तुम लिफ्ट से आ रहे हो? सीढ़ियों नहीं है तुम्हारे लिए? और कितनी देर खाना खा रहे थे? आओ अंदर। अब पीछे अगर बैठना है ना तो बाहर ही चले जाओ। शुभम, यहाँ बैठो, ये लड़की के पास सेकंड पे। ये जो लेट आया है ना, तुम चले जाओ बाहर, बाहर चले जाओ। तुम्हारी जो जगह है ना वो गलत है, वहां नहीं बैठोगे तुम, आगे बैठो। आगे बहुत जगह है। हाँ बोलो। अरे ये क्या है, इसका नाम क्या तुम्हारा? बोलो।
तुम बोलो। हाँ मेटोक्लोप्रोमाइड ब्लड तो क्या होगा? एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट होंगे, बस यही प्रॉब्लम है। उसको ठीक कर देंगे हम एंटीकोलिनर्जिक से। अरे भाई क्या देंगे? बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। और क्यों देंगे? अरे अगर तुम मीटोक्लोप्रोमाइड दोगे तो वो D2 ब्लॉकर है, तो वो तो वहाँ पे जाकर सारा डोपामिन भी ब्लॉक कर दिया ना उसने। वो काम कैसे करेगा? लीवोडोपा दे किस लिए रहे हो? टाइम पास के लिए। इट इज गोइंग, वो थेरेपेटिक इफेक्ट भी नहीं आएगा लीवोडोपा। इट इज नॉट ओनली द एडवर्स इफेक्ट, थेरेपेटिक इफेक्ट भी अबॉलिश हो जाएगा, इसीलिए डोमपेरिडोन विल बी प्रेफर्ड। तो क्वेश्चन अगर आता है तो आपको आंसर करना है। एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट है कि इस बार जो आपका यूनिट टेस्ट है थ्योरी में, कब है? 29 जो है उसमें MCQs भी होंगे और एक स्ट्रक्चर्ड ऐसे क्वेश्चन भी होगा, तो उसी हिसाब से आप पढ़ के आइएगा, ठीक है? फिर बाद में नहीं कि हमें तो पता नहीं था, हम तो मार्क करने के, तुक्के मारने के हिसाब से आए थे। लिखना भी है, एक क्वेश्चन होगा। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू H1 एंटीहिस्टामिनिक्स एंड मस्करिनिक एंटागोनिस्ट। इसमें आता है मेक्लिजीन, सिनेरेजीन, साइक्लिजिन, डाइफेनहाइड्रामीन और उसका सॉल्ट डायमेनहाइड्रीनेट। और एक और आता है मस्करिनिक एंटागोनिस्ट, ओनली मस्करिनिक एंटागोनिस्ट जो यूज होता है, दैट इज हायोसिन और स्कोपोलामीन। ये मेनली कहाँ यूज होते हैं? इट इज यूज इन मोशन सिकनेस, क्योंकि जो वेस्टिबुलर सिस्टम है उससे जो वॉमिटिंग एलिसिट होती है, द न्यूरोट्रांसमीटर विच इज इन्वॉल्व आर मेनली H1 है ना, हिस्टामिन एंड मस्करिन, ये एसिटाइलकोलिन। तो इसीलिए इट इज मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर मोशन सिकनेस। और हायोसिन या स्कोपोलामीन का एक ट्रांसडर्मल पैच बिहाइंड द पिन्ना लगाते हैं, उसका अप टिल 1 to 3 days 3 days तक उसका इफेक्ट रहता है, सो पेशेंट कैन प्रॉपरली कंफर्टेबली ट्रैवल, और ये मोशन सिकनेस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है? ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम में भी हम ये पढ़ चुके हैं, हायोसिन और स्कोपोलामीन, ओनली वन एंटी मस्करिनिक ड्रग। H1 एंटीहिस्टामिनिक अपनी काफी सारी यूज होती है। So they have anticholinergic and H1 antagonist sedating properties. हम पहले भी बात कर चुके हैं, most of the antiemetics have sedation. वो sedation करती हैं, आपको थोड़ा सा better लगता है, nausea, vomiting, and you also sleep after having that. So ये क्या करते हैं? They produce specific depression of conduction in vestibular cerebellar pathway. जो अपनी impulses जा रही हैं, जो vomiting elicit हो रही है through the vestibular apparatus through the cerebellum, उसको ये impulse को बंद कर देते हैं। So एक तो ये मोशन सिकनेस में यूज होते हैं, और एक मेनियर्स डिजीज होती है जो आप ENT में आगे पढ़ेंगे, उसमें भी वॉमिटिंग एसोसिएटेड होती है, तो वहां पे भी वॉमिटिंग जो है उसको ये ठीक करता है। मेनियर्स डिजीज में वेस्टिबुलर डिसऑर्डर है। बिकॉज मेक्लिजीन हैज अ लॉन्ग हाफ लाइफ, इट इज ऑल्सो यूजफुल इन सी सिकनेस, स्पेसिफिकली यूज्ड इन सी सिकनेस। और सिनेरेजीन चक्कर जैसा है ना, सिनेरेजीन, तो एंटी वर्टाइगो इफेक्ट होता है इसका। How does it act? By inhibiting influx of calcium. जैसे ही कैल्शियम अंदर आएगा वो पूरी कहानी शुरू हो जाएगी ना एक्शन पोटेंशियल की, डिपोलराइजेशन की, तो वो सबको हटा देता है, तो चक्कर नहीं आते पेशेंट को, ठीक है? Then coming to next class, that is cannabinoids. इसमें आते हैं दो, ड्रोनाबिनॉल एंड नाबिलोन। ये मेनली, अब तो तुम बहुत लेट हो, कहाँ से आई हो? तो इतना लेट क्यों? आओ। टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल इज द मेन साइकोएक्टिव केमिकल विच इज यूज्ड, और ये मारिजुआना में भी होता है। आप सबको पता है मारिजुआना क्या होता है? हाँ, वो तो सबको ही पता होगा। So it acts as anti-emetic and appetite stimulant in addition to psychoactive. Now अब जो हम जितने भी सब पढ़ेंगे, they are mainly used as adjuvant drugs. ये primarily drugs use नहीं होती हैं। अभी तक हमने जितनी पढ़ी, H1 एंटीहिस्टामिनिक है, एंटी मस्करिनिक है, वो मोशन सिकनेस में यूज होती है। अगर हम ऑन्डेनसेट्रॉन की बात करें, CINV के लिए डेवलप हुआ था, पर पोस्ट ऑपरेटिवली भी यूज होता है। अगर हम मीटोक्लोप्रोमाइड की बात करें, डोमपेरिडोन की बात करें, वो माइग्रेन में, वो और यूरेमिया में, रेडिएशन से, उस सब में यूज होता है। तो दे आर द फर्स्ट लाइन ड्रग। अब हम जो भी पढ़ेंगे वो साथ में दिया जाता है। सो CINV में कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया एंड वॉमिटिंग में सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है, और एडवर्स इफेक्ट्स थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि दे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इसीलिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैसे काम करते हैं?
ये क्या करते हैं ना, मेनली जो कैंसर CINV में यूज होते हैं, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया एंड वॉमिटिंग. सो व्हाट दे डू, दे जस्ट रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन अराउंड द ट्यूमर सेल्स. इसके अलावा उनका और कोई एक्शन नहीं है. तो जस्ट बाय डूइंग दैट वो थोड़ा सा एसोसिएटेड नॉजिया वॉमिटिंग को कम कर सकते हैं. तो डेक्सामेथासोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन, दीज आर द ओनली 2 स्टेरॉइड्स व्हिच आर यूज्ड और एडजुवेंट्स की तरह यूज होते हैं. नेक्स्ट है बेंजोडाइजेपिन्स, मेनली यूज्ड इन एप्रीहेंशन. जो आपको एंटिसिपेटरी नोजिया होने लग जाता है कैंसर कीमोथेरेपी से एसोसिएटेड, तो जस्ट एंजायोलाइटिक इफेक्ट है, काम डाउन द पेशेंट. तो डायजेपाम एंड लोराजेपाम आर यूज्ड. हमने यूजुअली यही देखा है, यही 2 ड्रग सबसे ज्यादा यूज होती हैं, है ना, बेंजोडाइजेपिन्स में. लोराजेपाम कहाँ ड्रग ऑफ चॉइस होती है? डोज क्या है, ऐसे बोल रहे हो? किसी नर्स से पूछोगे डोज कितनी लगानी है मुझे? तुम तो डॉक्टर हो ना, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है ना. नेक्स्ट है न्यूरोकाइनिन 1 एंटागोनिस्ट. इसमें आते हैं एप्रीपिटांट एंड फॉस्फेप्रीपिटांट. It acts as an antiemetic by selectively blocking NK1 receptors in the area postrema. Area postrema is the place where क्या होता है वहाँ पे, blood brain barrier is leaky, है ना, वहीं पर ही होता है. तो ये वहाँ पे काम करता है. इसका और कोई और रिसेप्टर पे एक्शन नहीं होता, नाइदर ऑन सेरोटोनिन नॉर ऑन डोपामीन और कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स. इसमें एप्रीपिटांट जो है दैट इज द ओरल प्रिपरेशन एंड फॉस्फेप्रीपिटांट इज द IV प्रिपरेशन. ये दोनों अक्यूट एंड डिलेड CINV में काम करता है. व्हाट इज अक्यूट CINV? Yes, and delayed is which occurs after 24 hours. इसमें खास बात है कि it is metabolized by CYP3A4 enzyme and inhibits the metabolism of other drugs like warfarin. तो अगर कोई पेशेंट है उसको साथ में ये भी चल रहा है तो we need to keep these drug interactions in mind. Then fosfepripitant is the intravenous formulation of epripitant. इसी में एक और इसका भाई है नेट्यूपिटांट. इट इज अ न्यूअर NK1 एंटागोनिस्ट विच इज अप्रूव्ड फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया एंड वॉमिटिंग, बोथ अक्यूट एंड डिलेड. और पैलिनोसिट्रॉन की क्या खास बात होती है? लॉन्ग एक्टिंग है ना, लॉन्ग एक्टिंग है तो मल्टीपल डोजिंग फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो जाती है. Rolapitant is a recently approved NK1 antagonist for delayed vomiting, and dronabinol can be used in patients who are not responding to other drugs. Dronabinol क्या होता है? कैनाबिनॉइड है. ठीक है, तो एप्रीपिटांट, फॉस्फेप्रीपिटांट, नेट्यूपिटांट एंड रोलापिटांट. चले आगे. So what are the adverse effects? Number 1, fatigue, dizziness and diarrhea. And enzyme inhibition होएगा. तो जो ड्रग्स CYP3A4 से मेटाबोलाइज होती हैं उन ड्रग्स का हमको खास ध्यान रखना होगा. डोज ऑल्टरेशन इज रिक्वायर्ड. और एप्रीपिटांट ऑल्सो डिक्रीजेस INR इन पेशेंट्स टेकिंग वॉरफरिन. INR अभी तुमने ब्लड नहीं पढ़ा है ना, कोई INR तो पता है थोड़ा बहुत? INR क्या होता है? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो. जो भी कोई एंटीकोगुलेंट लेता है ना उसका हमें वो करना पड़ता है, ब्लड बार बार मॉनिटरिंग करना पड़ता है कि एंटीकोगुलेंट दे रहे हैं तो वो क्लॉट तो नहीं करेगा, बट ऐसा ना हो कि इतना एक्शन आ गया कि वो ब्लीड ही करने लग जाए. तो INR उसका विद इन लिमिट्स रहना चाहिए, जो अपन आगे पढ़ेंगे. तो ये ना INR कम कर देता है. तो वॉरफरिन की डोज अपन को अकॉर्डिंगली ऑल्टर करनी पड़ेगी अगर हम एप्रीपिटांट साथ में दे रहे हैं. सो थेरेपेटिक यूजेस ऑफ एंटीएमेटिक्स. कौन सी एंटीएमेटिक कब यूज करोगे? तुम लोगों को लिखना नहीं है कुछ भी, ग्रीन और येलो चेक्स जो गाल पे हाथ रख के बैठे हुए हो. मैं भी पूछूंगी थोड़ी देर बाद में. मोशन सिकनेस में द ड्रग ऑफ चॉइस इज हायोसिन. इफ इट इज अ वेस्टिबुलर डिसऑर्डर मेनली मेनियर्स डिजीज तो सिनेरेजिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस. वॉमिटिंग ड्यू टू यूरेमिया, रेडिएशन, वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस, लिवर डिजीज, माइग्रेन, मीटोक्लोप्रोमाइड देते हैं. सॉरी ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मेट्रो नहीं है वो मीटो है, और प्रोक्लोरपेराजिन. वॉमिटिंग ड्यू टू प्रेगनेंसी, नॉर्मली अगर वो वॉमिटिंग है सिंपल वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस है तो कुछ नहीं देना चाहिए. बट इफ इट इज हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपर मतलब एक्सेसिव, एमेसिस वॉमिटिंग
ग्रेविड यूट्रस की वजह से, है ना, बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। तो वहां पे एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आता है मेक्लिजीन का विद विटामिन B6, क्योंकि मल्टीविटामिन हम उसको देते ही देते हैं, तो नेविडॉक्सिन इज गिवन, ओके। पर वो ओनली इन सिवियर वॉमिटिंग में, अदरवाइज नो ड्रग शुड बी गिवन। उसका लाइफस्टाइल चेंज कराना होता है कि फ्रीक्वेंट फूड लेना है, एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है, डाइटरी चेंजेस करने हैं जिससे कि वॉमिटिंग ना हो। नहीं लिख रहे? कहाँ लिख रहे हो? किससे लिख रहे हो? आंखों से? तो किससे लिख रहे हो तुम? पैर से लिखते हो? है तुम्हारे पास वो है पेपर? फाड़ के लिया हो तो इससे तुमको क्या मतलब? खड़े हो ना जरा शुभम, तुम पढ़ने लिखने में मन नहीं है तुम्हारा? कहाँ है मन? हमेशा तुम ऐसे ही बैठे रहते हो। तुम्हें जबरदस्ती लाए गया यहाँ पे? फिर क्या क्या करना है तुम्हें? Then if it is vomiting due to cytotoxic anti-cancer drugs, the drug of choice is 5-HT3 antagonist. अब तो तुम चाहे पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग हो, चाहे कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग हो, चाहे रेडियोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग हो, तुमको यही लिखना है 5-HT3 एंटागोनिस्ट नंबर 1। उसके बाद आएगा मीटोक्लोप्रोमाइड, और एडजुवेंट ड्रग्स में आएगा कैनाबिनॉइड्स, कार्टिकोस्टेरॉइड्स और एप्रीपिटाल। अगर सिर्फ उसको एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग है, सिर्फ एप्रीहेंशन की वजह से है, एंजाइटी की वजह से है, सो बेंजोडाइजेपिन्स विल बिकम द ड्रग ऑफ चॉइस इन दैट केस। और पोस्ट ऑपरेटिव में द ड्रग ऑफ चॉइस विल बी नंबर 1 ऑन्डेनसेट्रॉन। उसके बाद अपन मीटोक्लोप्रोमाइड, प्रोक्लोरपेराजीन और डायमेनहाइड्रिनेट बोलेंगे। मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे हो, अपने आप को बना रहे हो बेवकूफ। सब बाद में पता चलेगा तुम्हें कुछ साल बाद कि कौन बना था बेवकूफ। चलो आगे चलते हैं। नाउ ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर वॉमिटिंग, ये चाहो तो फोटो ले लो इसकी। कीमोथेरेपी इंड्यूस में 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, लीवोडोपा इंड्यूस में डोमपेरिडोन है, माइग्रेन एसोसिएटेड वॉमिटिंग है तो मीटोक्लोप्रोमाइड देते हैं, ड्रग या डिजीज एसोसिएटेड है तो मीटोक्लोप्रोमाइड दे सकते हैं, बट आजकल तो ऑन्डेनसेट्रॉन ही हो गया है। पोस्ट ऑपरेटिव इज ऑफ कोर्स ऑन्डेनसेट्रॉन। प्रेगनेंसी में डॉक्साइलामीन एंड पिरिडॉक्सिन, मोशन सिकनेस में हायोसिन, रेडिएशन इंड्यूस्ड में ऑन्डेनसेट्रॉन। और सिस्प्लैटिन क्या होता है? एंटी कैंसर ड्रग, मोस्ट एमिटोजेनिक ड्रग, मोस्ट एमिटोजेनिक। वैसे तो सारी कीमोथेरेपी जो भी कैंसर कीमोथेरेपी के लिए यूज होती है, ऑल ऑफ देम विल कॉज एडवर्स इफेक्ट। और प्लीज इस चैप्टर में एडवर्स इफेक्ट में नोजिया वॉमिटिंग मत लिखना, क्योंकि ये वॉमिटिंग के लिए यूज हो रही है। लिखोगे ना शुभम तुम, यूज इन नोजिया वॉमिटिंग, कॉजेज नोजिया वॉमिटिंग, अब आपकी मर्जी है जो आपको देना हो। अर्ली में 5-HT3 एंटागोनिस्ट देते हैं और डिलेड CINV में एप्रीपिटांट। नाउ कमिंग टू अनदर टॉपिक, रुको तुम बताओ पहले डाइजेस्टेंट्स के बारे में पढ़ के आए हो ना? ओके, एक ने यस बोला, बताओ पराग। Digestant are substances which are helpful in digestion. They are mainly consisting of enzymes like proteolytic, amylolytic, and lipolytic enzymes. They are given mainly for patients which have deficiency of enzymes in their diet, or help as a health tonics. बोलते जाओ। हेल्थ टॉनिक देना चाहिए, ऐसा हेल्थ टॉनिक। यस, हेल्थ टॉनिक देना चाहिए क्या एंजाइम्स का? वाई? क्योंकि वो इरेशनल है। बेसिकली क्या होता है, जो ये जितने भी एंजाइम्स बोले इसमें से अमाइलेज, जो हम अगर GIT की बात करें तो सलाइवरी अमाइलेज टेक्स केयर ऑफ दैट, तो उसकी डेफिशिएंसी नहीं होती है तो लाइपेज की होती है, और किसकी होती है?
प्रोटीएजेस की होती है, जो भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं। तो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन इन सब के बैंड होते हैं। बैठ जाओ, रुको मैं कहा रही, सो सब्सटेंसेस विच फैसिलिटेट डाइजेशन, इसमें मेनली आता है पेप्सिन, पैनक्रियाटिन, पेपेन, पपाया से जो आता है, हम पपाया भी खाते हैं ओल्ड एज में कि डाइजेशन अच्छा रहेगा। डायस्टेज एंड टका डायस्टेज, ये मेनली एंटी माइक्रोबियल माइक्रोब से मिलता है ये, बट देयर इफेक्टिवनेस इज डाउटफुल, क्योंकि डेफिशिएंसी होती नहीं है किसी में एज सच, बट यूं ही ले लेते हैं कि चलो अच्छा रहेगा, पेट ठीक रहेगा, तो वो नहीं है। बिकॉज एफडीसीज ऑफ ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स विद एनी अदर लैक्सेटिव और एंटीस्पाज्मोडिक आर बैंड इन इंडिया। एंटीस्पाज्मोडिक मतलब जो पेट दर्द के लिए देते हैं, एंटीस्पाज्मोडिक, जैसे आपने डाइसाइक्लोमिन बोला था। लैक्सेटिव क्या होता है? जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ाता है, यानी जो कॉन्स्टिपेशन में, कुछ एक नाम बता सकता है कोई बहुत कॉमन? इसबगोल, ऑल ऑफ अस वी नो, है ना? तो इसबगोल है, तो इनके साथ में एफडीसी नहीं दिया जाता है कि भाई साथ साथ हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। नाउ देर आर सर्टेन ड्रग्स फॉर बिलियरी डिजीज एंड गॉल स्टोन्स। हम सब जानते हैं कि कोलिक एसिड, डीऑक्सीकोलिक एसिड, कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, लिथोकोलिक एसिड एंड अर्सोडिकोलिक, ये क्या होते हैं? सब बाइल सॉल्ट्स है ना, बाइल एसिड्स हैं। अब इसमें से जो कोलिक एंड कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड है, ये प्राइमरी बाइल एसिड्स होते हैं, जो कोलोनिक बैक्टीरिया चेंज होता है, करता है इसको लिथोकोलिक एंड डीऑक्सीकोलिक एसिड में। सो बाइल का मेनली काम क्या होता है? वो कोलेस्ट्रॉल को सोल्यूशन में रखता है। अगर बाइल अपना कम हो गया, बाइल एसिड कम है और कोलेस्ट्रॉल का रेशियो ज्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट हो जाएगा और गॉलस्टोन्स बन जाएंगे। ठीक है, तो बाइल का मेनली फंक्शन होता है कोलेस्ट्रॉल को सोल्यूशन में रखना। अब आजकल अपनी जो डाइट है उसमें कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी हम बहुत खाते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़े ही जा रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल अपना कमी होते जा रहा है। सो रिलेटिव इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और रिलेटिव डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल, इट विल लीड टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ गॉलस्टोन्स। या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या बाइल कम हो गया तो कोलेस्ट्रॉल का क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा और गॉलस्टोन्स बन जाएंगे। तो अब क्या करें? अरे उससे पहले तो कुछ कर दो, सीधा सर्जरी लेके बैठ गई तुम, लैप्रोस्कोपिक। यस, हम कोलेस्ट्रॉल को कम कराएं, है ना, बाइल को बढ़ाना तो हमारे उसमें नहीं है। सो दो चीजें मेनली यूज होती हैं, या तो कीनोडायोल या अर्सोडायोल। दोनों में फर्क तुम सब पढ़ चुके हो, इट इज जस्ट अ रिवीजन। कीनोडायोल मेनली हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम करता है, वाइल अर्सोडायोल का ये मेन काम नहीं है। उसका मेनली काम होता है कि वो इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। ठीक है, प्लाज्मा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल कीनोडायोल बढ़ाता है, वाइल अर्सोडायोल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अर्सोडायोल मेनली कम करता है बिलियरी कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशन। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का सॉल्युबलाइजेशन डेफिनेटली दोनों ही कराएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो फिर तो इनका यूज ही क्या है गॉलस्टोन्स में। और इसका कीनोडायोल का मेनली होता है काम 40% केसेस में, जहां वो पार्शियल या कंप्लीट डिसोल्यूशन कराता है। और एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं डायरिया एंड इट मे बी अल्सरोजेनिक, वाइल अर्सोडायोल कराता है कैल्सिफिकेशन ऑफ गॉलस्टोन्स एंड इट ऑल्सो माइट कॉज अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर्स भी ये करा सकता है। तो ये टेबल आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये दोनों ड्रग्स मेनली दी जाती हैं फॉर गॉलस्टोन्स के लिए दिया जाता है लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी से पहले। जब कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा तो निकालेंगे कोई गॉल ब्लैडर। So ursodiol is preferred. Why? Because it is more efficacious, it is hepatoprotective, it does not raise LDL cholesterol and diarrhea भी कम कराता है। पर जो अच्छी चीज होती है वो महंगी होती है, so it is expensive. Efficacy का क्या मतलब होता है? Most effective. Efficacy मतलब most effective. तुम फार्माकोलॉजी में एफिकेसी कैसे देखोगे दो ड्रग की? कौन बोला यहाँ पे कुछ? इट इज मेजर्ड बाय द हाइट ऑफ द डोज रिस्पॉन्स कर्व। एक ड्रग 90% एक्शन ला रही है, दूसरी 100% ला रही है, तो द सेकेंड वन इज मोर एफिकेशियस।
और पोटेंसी ऐसे बोलेंगे लेस डोज में जो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स लाएगा। अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ थेरेपेटिक रिस्पॉन्स इज कॉल्ड पोटेंसी। 1 मिलीग्राम में जो ले आएगी वो ज्यादा पोटेंट है एज कम्पेयर टू अ ड्रग विथ 10 मिलीग्राम में लाए, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू लास्ट, बस एक दो और स्लाइड है, ड्रग फॉर पैनक्रियाटिक डिजीजेस। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स क्यों जरूरी है? क्योंकि वो अपना फैट को सारे को डाइजेस्ट कराता है, और अगर वो नहीं होगा तो स्टेटोरिया हो जाएगा, यानी फैट विल बी पासिंग आउट इन स्टूल। सो हमें जरूरी है कि सिर्फ हम लाइपेज और प्रोटीएज ही दें, क्योंकि अमाइलेज है वो तो सलाइवा में होता है, दैट टेक्स केयर ऑफ द पैनक्रियाटिक लाइपेज एज वेल। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आर नीडेड एक्सोजेनसली टू प्रिवेंट डायरिया एंड वेट लॉस, क्योंकि खाने के बावजूद उसको अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, रह ही नहीं रहा, सारा का सारा बाहर निकल रहा है, तो वेट लॉस होएगा और डायरिया चलते रहेगा। तो इसलिए हमें पैनक्रियाटिक एंजाइम्स उसे तभी देने चाहिए। पर इनका एक प्रॉब्लम है कि अगर अपन इन्हें ओरली देंगे ना तो ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन उसे खराब कर देंगी। तो हम क्या करें, हम एंटासिड साथ में दे दें, लाइक H2 ब्लॉकर या PPI या एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स दे देंगे, तो भी हमारा पैनक्रियाटिक एंजाइम बचा रहेगा। सो पैनक्रियाटिक एंजाइम कई बार पेन भी करा देते हैं। कैसे? क्योंकि कोलिसिस्टोकाइनिन का नाम सुना सबने फिजियोलॉजी में। कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये रिलीज होता है डिओडेनम में, और इसकी वजह से रिलीज होते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम। अब कई बार क्या होता है, जब ये ट्रिप्सिन रिलीज हो गया, जो प्रोटीओलिटिक एंजाइम है वो रिलीज हो गया, तो वो कोलिसिस्टोकाइनिन को नहीं रिलीज होने देगा। भाई हो गया फीडबैक से, अब तुम चुपचाप बैठ जाओ, जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं, मैं देख लूंगा। पर क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में जब पैनक्रियाज ही खराब है, बीमार है, उसे ट्रिप्सिन निकलेगा ही नहीं। अब वो कोलिसिस्टोकाइनिन निकले जा रहा है, ट्रिप्सिन है ही नहीं। सो दिस CCK विल कॉज पेन, क्योंकि ये मोटिलिटी भी बढ़ाता है ना अल्टीमेटली गट की CCK, तो इसकी वजह से पेन होगा। तो इसीलिए इस केस में हमें एक्सोजेनस एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ट्रिप्सिन का बाहर से, एंड ओनली अनकोटेड प्रिपरेशंस ऑफ ट्रिप्सिन मस्ट बी यूज्ड इन सच केसेस। ठीक है, तुम्हारे जब आदमी कुछ और जवाब नहीं देगा तो ऐसे फिजूल की बातें पूछी जाएंगी। कल्याण, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है इस तरीके से। कल्याण। Okay, so this is all about antiemetic. Any problem?